एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होते हैं, इसको हम लोगों ने जाना था और उसमें हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से अम्लीय ऑक्साइडों क्रिया जल से करा के अम्ल बना लेते हैं, क्षारीय ऑक्साइडों क्रिया जल से करा के क्षार बना लेते हैं और अम्ल और क्षार दोनों क्रिया कराकर हम लोग लवण प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग आज अम्लों के रासायनिक गुण को जानेंगे। ठीक है कि अम्ल जो होता है वो धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल जो होता है वो धात्विक ऑक्साइडों या हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों से क्रिया करके क्या बनाते हैं। ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले कि हम लोग अम्लों के रासायनिक गुण को शुरू करें, कुछ प्रमुख अम्लों के नाम एवं उनके सूत्र हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि बोर्ड के परीक्षाओं में या कोई प्रतियोगी परीक्षा आप देंगे उसमें बहुत सारे अम्लों के रासायनिक सूत्र को सीधे सीधे पूछता है किस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पहले अम्लों के प्रमुख अम्लों के नाम एवं उनके रासायनिक सूत्रों को हम लोग जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अम्लों के रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इधर लिखता हूं प्रमुख अम्लों के रासायनिक नाम और इधर हम लोग उनके लिखेंगे रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो पहला अम्ल हम लोग क्या लेते हैं, पहला अम्ल हम लेते हैं हाइड्रो। जो अम्ल ज्यादा यूज होते हैं रासायनिक प्रॉपर्टी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उन अम्लों को हम लोग पहले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। तो ये पहला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, काफी फेमस है। हम लोग अम्लों के जब रासायनिक गुण लेंगे तो उसमें इसको सबसे कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जितनी रासायनिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे हम लोग उसमें ये सबसे ज्यादा आने वाला अम्ल है। तो इससे भी आप इसको याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूत्र क्या होता है, HCl। अगला हम लोग जो सबसे ज्यादा अम्ल यूज करते हैं वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नाम और होता है, इधर मैं लिख देता हूं, इसका सूत्र पहले लिखते हैं H2SO4 और इसको हम लोग कहते हैं गंधक का अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सल्फर है इसको हम लोग गंधक भी बोलते हैं और इसमें सल्फर मौजूद है इसलिए इसको गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। तो कभी कभी इस नाम से भी पूछ देता है इसके बारे में। अगला हम लोग लेते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HNO3 और इसका एक उपनाम भी होता है सोरे का अम्ल। क्या होता है, सोरे का अम्ल, क्योंकि जब इस HNO3 का सबसे पहले निर्माण किया गया था तो KNO3 से बनाया गया था। किससे बनाया गया था इसको, KNO3 से। और इस KNO3 को ना सोरा कहते हैं, तो सोरे से बनाया गया था इसलिए इसको नाम देते हैं सोरे का अम्ल। अगला अम्ल हम लोग लेते हैं, अगला अम्ल है कार्बोनिल अम्ल। कार्बोनिल अम्ल, इसका सूत्र होता है H2CO3। क्या सूत्र होता है, H2CO3। अगला अम्ल हम लोग लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बन। इसके बाद हम लेते हैं फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H3PO4। ठीक है, इसमें फास्फोरस मौजूद है। इसके बाद अगला लेते हैं हम लोग बोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल लेते हैं, बोरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H3BO3। क्या सूत्र होता है, H3BO3। इसको हम लोग बोरिक अम्ल बोलते हैं। कुछ अन्य अम्लों को हम लोग लेते हैं, इसमें से आप ध्यान देंगे कि हम लोग रासायनिक प्रॉपर्टी जब भी अम्लों की पढ़ेंगे तो इन्हीं तीन अम्लों से क्रिया कराएंगे, उसमें से भी यही दो अम्ल मुख्य रूप से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सामान्य प्रॉपर्टी होती है इन्हीं अम्लों के साथ होती है, ये अम्ल थोड़े अलग तरीके के गुण दिखाते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम लोग कुछ कार्बनिक अम्लों को लेते हैं। हम कह सकते हैं कि जितने भी अम्ल हम लोग इधर लिखे हैं सब कैसे अम्ल हैं? अकार्बनिक अम्ल। कैसे अम्ल हैं? अकार्बनिक। अब हम लोग कुछ कार्बनिक अम्लों को भी लेते हैं जो कि काफी फेमस हैं। उनमें से कुछ रासायनिक गुणों में, अम्लों के रासायनिक गुणों में उनमें से भी कुछ का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहला है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। और इसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल। देखिए कार्बन इसमें मौजूद है तो कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। और ये किसमें पाया जाता है? सिरके में। ठीक है, तो इस पे भी प्रश्न पूछ देता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र इधर लिखा हुआ है। इसके बाद अगला अम्ल हम लोग लेते हैं फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HCOOH। चींटी के डंक में होता है, चींटी जब हमको काटती है तो इसी फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में इंटर कर जाता है, इसी की वजह से हमको जलन वगैरह का अनुभव होता है, खुजली वगैरह होता है। तो ये चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। इसके बाद अगला हम लोग लेते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या है? बेंजोइक अम्ल। ये भी काफी फेमस अम्ल है क्योंकि इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों को खराब होने से उनको प्रिजर्व करने में, परिरक्षण में बेंजोइक अम्ल का यूज होता है। इसलिए बहुत सारा प्रश्न पूछता है कि खाद्य परीक्षण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग या किस एसिड का प्रयोग करते हैं, तो आप बेंजोइक अम्ल को बताएंगे। इसका सूत्र होता है बेंजोइक अम्ल का C6H5COOH। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका? C6H5COOH। अगला अम्ल हम लोग लेते हैं, अगला अम्ल है बेंजोइक अम्ल के बाद सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल। जो नींबू या नींबू की तरह जितने भी फल होते हैं उनमें पाया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं। और सिट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O7। क्या सूत्र होता है? C6H8O7। इसके अलावा और एक आध अम्ल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और कुछ अन्य अम्लों को लेते हैं। अगला है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। और इस ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है COO और इसका हम ट्वाइस लगा सकते हैं। इस तरीके से चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2 ट्वाइस है तो 2 बार कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन भी 2 बार H2 और ऑक्सीजन 2 बार है तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। इस तरीके से भी ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र आप लिख सकते हैं। ये जो ऑक्सैलिक अम्ल ये भी काफी फेमस है, खाद्य पदार्थों जैसे पालक वगैरह में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो नीचे के जितने भी अम्ल लिखे गए हैं, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल, ये सभी के सभी कैसे अम्ल हैं? कार्बनिक अम्लों की श्रेणी में आते हैं। और चाहे यहाँ पे जितने भी अम्ल मैंने लिखवाया है कार्बनिक और अकार्बनिक, सभी इंपॉर्टेंट कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों को ही लिखवाया गया है जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे तो अम्ल बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन्हीं में से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट करके और इनके सूत्रों को बड़ी आसानी से याद कर लेंगे ताकि आपसे परीक्षा में इन पर आधारित कोई प्रश्न आए तो वो छूटे। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं काफी आसान भी है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अम्लों के रासायनिक गुण हम लोग पहला लेंगे, अम्लों की क्रिया धातुओं से। अम्लों क्रिया किसे करानी है? धातुओं से, और खास करके सक्रिय धातुओं से, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह की धातुएं हमको लेनी होती है।
तो कभी कभी बुक्स में दे देता है कि अम्लों क्रिया सक्रिय धातुओं से, ठीक है। तो अम्लों क्रिया चाहे सक्रिय धातु से दे चाहे धातु से दे, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई जा रही है वही प्रॉपर्टी दोनों पे फॉलो होगा। क्या प्रॉपर्टी है, मैं इसको लिखता हूं। जब हम लोग अम्लों की क्रिया यानी अम्ल प्लस धातु, जब हम लोग अम्लों क्रिया धातुओं से कराते हैं तो ये धातुएं अम्ल की जो पहचान होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी अम्ल हो जैसे H2SO4, HCl, सब में हाइड्रोजन आयन होता है, सब में हाइड्रोजन होता है। तो जब हम लोग अम्लों क्रिया धातुओं से कराते हैं तो ये धातुएं इन अम्लों में से इन हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और उस हाइड्रोजन की जगह पे खुद जाके अपने जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि विस्थापन अभिक्रिया होती है। जब मैंने पहला चैप्टर आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताया था तो वहां भी पढ़ाए थे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। मैंने उसमें ये अम्ल और धातु वाला उदाहरण भी दिया था और मैंने याद भी दिलाया था कि जब हम लोग अम्लों की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये क्रिया एक बार पुनः हमारे सामने आएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए रहता है कि एक क्रिया है और इसका बहुत जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं। चूंकि इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, तो जब हम लोग हाइड्रोजन का निर्माण हमसे पूछे कि हाइड्रोजन गैस आप कैसे बनाते हैं, तो वहां पर भी ये प्रॉपर्टी आप ला सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो अभिक्रिया एक है और यूज बहुत सारा इसका है। तो अम्ल प्लस धातु, ठीक है। तो जब धातु अम्ल में से हाइड्रोजन हटा के शेष हिस्से के साथ जुड़ जाएगा तो वहां पे बनता है लवण। क्या बनेगा? लवण। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो ये है प्रॉपर्टी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? कि अम्लीय क्रिया जब धातु से कराएंगे तो लवण और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। आइए इसका हम लोग उदाहरण लेते हैं एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से। एक अम्ल, जैसे मैंने कहा है कि जब भी हम लोग अम्लों की कोई केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह यूज करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से इन्हीं दो अम्लों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। जितने बुक्स आप देखेंगे उन रासायनिक गुणों में अम्लों के इन्हीं दो अम्लों का यूज किया होगा। समझ में आ गया सबको? तो इन्हीं में से कोई अम्ल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया HCl और इसमें हमने कौन सा मेटल डाल दिया? सोडियम। काफी फेमस धातु है। तो जब हम लोग इस सोडियम को इसमें डालेंगे तो ये सोडियम इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद इस क्लोरीन से आके ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो बना लेगा NaCl। और साथ में जब ये हाइड्रोजन निकलेगा इसको H2 के रूप में लिखते हैं। किस रूप में? H2 के, यानी ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो कोई भी रासायनिक समीकरण में गैस लिखते हैं उसके आगे हम लोग ऐसे एरो का निशान लगा देते हैं। समीकरण एक बार देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे 2 कर लेंगे। अब क्लोरीन भी 2 हो गया, अब सोडियम भी 2 हो गया। तो ऐसे समीकरण बैलेंस कर लेते हैं। समीकरण बैलेंस करना मैंने आपको बताया है कैसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, क्रिया में फोकस करते हैं कि सोडियम को जैसे इस अम्ल में डाले, यानी धातु को जैसे अम्ल में डाले, धातु अम्ल में से किसको रिप्लेस कर दिया? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न कि धातु में अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस विस्थापित करती है? तो क्या बताएंगे आप? हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। समझ में आ रहा है? चलिए एक आध क्रिया और ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं H2SO4 और इसमें हम लोग धातु डाल देते हैं कौन सी? कैल्शियम। अब ये कैल्शियम इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और SO4 के साथ खुद जुड़ जाएगा तो बनाएगा CSO4 और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्योंकि प्रॉपर्टी तो हमको मालूम हो चुकी है कि जैसे ही कोई अम्ल और मेटल दिखे तो यही चीज लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनने वाला है। समीकरण बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। ये समीकरण ऑलरेडी बैलेंस है। तो आई होप आपको अम्लों के रासायनिक गुण में पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्रिया है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि धातु अम्लों से क्रिया कर कौन सी गैस विस्थापित करती है। क्या बताएंगे आप? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए हम लोग अगली प्रॉपर्टी लेते हैं। अम्लों की अगली प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं, अम्लों का अगला रासायनिक गुण लेते हैं। ठीक है, दूसरा इसका रासायनिक गुण हम लोग लेते हैं। दूसरा रासायनिक गुण हम लोग का ये है, अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेटों एवं धातु
बाइकार्बोनेटों से, ठीक है। चूंकि अम्लों के रासायनिक गुण पढ़े तो एक पदार्थ तो हमारा कॉमन एक अम्ल तो रहना ही है, बाकी प्रॉपर्टी बदलती जाएगी जब उसमें हम लोग कोई दूसरा पदार्थ बदलते जाएंगे जो उसमें क्रिया करा रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने अम्ल मेटल डाला। अच्छा एक बात और बता दें, कुछ ऐसे धातुएं होती हैं मेटल जो अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं, तो उसमें आप किसका नंबर लाएंगे, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये भी आप याद रखेंगे कि सोना और चांदी जो होता है वो अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। इनकी क्रिया हम लोग अम्लों से कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अम्लराज का, जो HCl और HNO3 को मिलाकर बनाया जाता है, किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अम्लों क्रिया हम लोग धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से कराते हैं। तो अम्ल क्या होता है ये तो हम लोग जान चुके हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि धातु कार्बोनेट किसे कहेंगे और धातु बाइकार्बोनेट किसे कहेंगे। कार्बोनेट क्या होता है, जब किसी यौगिक में आपको CO3 दिखे, क्या दिखे, CO3, तो उस यौगिक को हम लोग कार्बोनेट का यौगिक कहेंगे, क्योंकि ये कार्बोनेट मूलक होता है। और चूंकि दिया है धातु कार्बोनेट, इसका मतलब इसके साथ पहले कोई धातु लगा हो, जैसे CaCO3 काफी फेमस कार्बोनेट है, संगमरमर का सूत्र होता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक प्रकार का कैसा यौगिक हो गया, धातु कार्बोनेट का यौगिक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहें तो दूसरा ले सकते हैं Na2CO3, आप चाहें तो MgCO3 ले सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले सकते हैं। तो ये सब यौगिक कहलाते हैं धातु कार्बोनेट। इसके बाद धातु बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है कि जब कार्बोनेट से पहले हाइड्रोजन आ जाए, इस तरीके से HCO3, ऐसे मूलक को हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों नाम याद रखेंगे। और चूंकि दिया धातु बाइकार्बोनेट तो इसके पहले कोई मेटल ला दे। काफी फेमस बाइकार्बोनेट है NaCO3, इसको हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरीके से हम दूसरा बाइकार्बोनेट ले सकते हैं KHCO3। हम इसके अलावा भी बाइकार्बोनेट बना सकते हैं धातु बाइकार्बोनेट, जैसे MgHCO3 घटवाइज। इस तरीके से जितने भी यौगिक आपको दिखे जिनमें HCO3 रहे, सब बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ऐसे सभी जिसमें CO3 दिखे वो सभी कार्बोनेट के यौगिक होंगे। अच्छा धातु की बात करें तो उनके पहले धातु लगा होना चाहिए, तो उसको धातु कार्बोनेट और इसको धातु बाइकार्बोनेट कहेंगे। तो आई होप आपको धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को पढ़ना है कि जब इन धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है, इसकी हम लोग को प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो पहले इसको हम लोग शाब्दिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, या इसके जगह पे आप क्या ले सकते हैं, धातु बाइकार्बोनेट, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक। और जैसे इन दोनों को हम लोग अम्ल में डालेंगे तो क्या बनता है, 3 प्रोडक्ट बनता है, लवण, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये है इस प्रॉपर्टी का शब्द समीकरण। क्या शब्द समीकरण लिखा है कि जब अम्लीय क्रिया धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से या धातु बाइकार्बोनेट से कराएंगे, 2 बार लिख दिया गया है, जब आप अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो बनेगा लवण, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आइए इसका उदाहरण लेते हैं। अम्ल के रूप में मैंने कहा है HCl ले सकते हैं या H2SO4 ले सकते हैं, तो HCl ले लिए। अब इसी क्रिया हम लोग धातु कार्बोनेट से, तो धातु कार्बोनेट में ले लेते हैं यही CaCO3। अब क्रिया कराते हैं, जब क्रिया कराएंगे तो ये जो धातु का, ठीक है ना, इस धातु कार्बोनेट का ये जो धातु है वो अम्ल के दूसरे पार्ट से जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, बनाएगा CaCl2, और ये आपका क्या हो गया, एक लवण हो गया, प्लस बाकी क्या बनेगा उसका सूत्र तो आपको पता है, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि पानी बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो CO2। तो सिर्फ आपको लवण पे ध्यान देना है कि लवण क्या बनेगा। तो लवण आपको ये देखना है कि धातु का जो धातु ली है वो उसका धातु और अम्ल का जो दूसरा वाला धात्विक पार्ट है वो दोनों जुड़ के लवण बना लेगा, और शेष पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपके सामने है।
समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। इधर क्लोरीन 2 है, इधर 2 कर लेंगे। हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। कार्बन 1 है, कार्बन है। और ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 3। इस तरीके से समीकरण आपका बैलेंस है। ठीक है, अगला समीकरण लेते हैं। हम लोग अम्ल लेते हैं और अम्ल में क्या डाल देते हैं, धातु बाइकार्बोनेट। तो अम्ल हमने लिया H2SO4 और इसमें हमने डाल दिया NaHCO3। क्या ले लिया, NaHCO3। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और ये आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब दोनों की क्रिया कराएंगे तो प्रॉपर्टी सेम वही है, लवण पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखते हैं, ये देखिए इसका मेटल इसके नॉन मेटल वाले पार्ट से जुड़ जाएगा तो बनाएगा Na2SO4 और साथ में बनेगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड H2O और प्लस CO2। समीकरण बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम इधर 2 हो गया, इधर 1 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन आपका 2 और 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। अब सल्फर आपका 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन आपका 4 और 3 दूना के 6, 10 हो गया। यहाँ पे 4 2 6, ठीक है, और 2 8, तो इसको भी 10 कर लेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन अभी 4 और 3 दूना के 6 10, यहाँ पे 4 2 6 और 4 2 दूना के 4 तो ये हो जाएगा 10। कार्बन आपका 2 है, कार्बन आपका 2 हो गया। इस तरीके से समीकरण बैलेंस हो गया है। ठीक है, समीकरण को बिना बैलेंस किए नहीं लिखा जाता है, अदरवाइज वो गलत माना जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि चाहे अम्ल में धातु कार्बोनेट डालिए चाहे धातु बाइकार्बोनेट, बनेगा लवण पानी प्लस कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके साथ एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताते हैं, ये जो क्रिया लिखी गई है ये काफी फेमस क्रिया है। किस मामले में फेमस क्रिया है कि इसी अभिक्रिया का, जो अभिक्रिया लिखा है ना, सेम इसी अभिक्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में। किसमें किया जाता है, अग्निशामक। जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें भी यही क्रिया कराई जाती है। और आप देख रहे हैं कि इस क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कहीं आग पकड़ लेता है तो उस आग बुझाने वाले यंत्र में यही क्रिया होती है, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो आग लगा है, जो वस्तु जल, उस पर छिड़का जाता है और वो आग बुझ जाती है। तो एक प्रश्न और आपका बन गया यहाँ पे कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसी गैस होती है, आग बुझाने वाली। ठीक है, ये जनरल नॉलेज पूछता है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। आग क्यों पकड़ता है कि जब कोई वस्तु ऑक्सीजन से क्रिया करने लगता है तो आग पकड़ लेता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को उस आग वाली वस्तु पे छिड़कते हैं तो ये उसका ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देती है और आग बुझ जाता है। क्लियर हो गया सबको। तो आई होप आपको अम्लों की क्रिया धातुओं से भी समझ में आ गया होगा और अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेटों और धातु बाइकार्बोनेटों से भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली प्रॉपर्टी लेते हैं। नोट कर लीजिए, अम्लों की अगली प्रॉपर्टी लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो है अम्लों की क्रिया धातु सल्फाइटों एवं बाइसल्फाइटों से। अम्लों की क्रिया धातु सल्फाइटों एवं बाइसल्फाइटों से या धातु बाइसल्फाइटों से। क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी, तो लिखते हैं इधर अम्ल प्लस धातु सल्फाइट, या क्या लेंगे आप, धातु बाइसल्फाइट। क्या होता है अभी इसको बताते हैं। तो बनता है सेम पिछली वाली जो प्रॉपर्टी थी उसी तरीके से क्रिया होती है, लवण पानी और साथ में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या बनता है, लवण पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब ये सल्फाइड क्या होता है, तो जब भी किसी योग में आपको SO3 दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ध्यान देंगे SO4 नहीं, ठीक है,
क्योंकि SO4 होता है सल्फेट, और हमको इधर क्या लेना है SO3 सल्फाइड। जब भी किसी के लास्ट में S दिखे तो उसको हम बोलते हैं सल्फाइड। SO4 हो तो क्या बोलेंगे सल्फेट, और जब SO3 होगा तो क्या बोलेंगे सल्फाइड। तो ध्यान देंगे रसायन विज्ञान में ड और ड हटा देने से लगा देने से यौगिक की पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है, तो बोलते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इस SO3 ये आपका सल्फाइड है मूलक, और इसके पहले कोई मेटल लगा दिया, जैसे हमने कैल्शियम लगा दिया तो इसको बोले कैल्शियम सल्फाइड, अर्थात ये क्या बन गया एक धातु सल्फाइड हमारे सामने बन गया। इसी तरीके से बाइसल्फाइड के लिए हमको क्या लेना होता है HSO3, क्या लेना होगा HSO3, और इसके साथ कोई मेटल लग जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे धातु बाइसल्फाइड, जैसे ये सोडियम बाइसल्फाइड। क्लियर हो रहा है सबको? तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, समीकरण इसका कराते हैं। हम ले लेते हैं HCl और इसमें एक धातु बाइसल्फाइड डाल देते हैं CaSO3। क्या बनेगा लवण पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। लवण कैसे बनेगा, तो इस धातु सल्फाइड का धातु और इसका नॉन मेटल वाला पार्ट आपस में मिल जाएगा CaCl2, और साथ में बनेगा जल, और उसके अलावा बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे, उधर हाइड्रोजन 2 इधर हाइड्रोजन 2 कर लेंगे। एक हम लोग बाइसल्फाइड की क्रिया करा लेते हैं। हमने लिया H2SO4 और साथ में लिया NaHSO3, ये आपका बन गया, ये मेटल इसके नॉन मेटल से जुड़ जाएगा, बनेगा Na2SO4, साथ में बनेगा H2O और साथ में बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। समीकरण को बैलेंस कर लेंगे, इधर सोडियम 2 है इधर 2 कर लेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन इधर 4 हो गया इधर 4 कर लेंगे। ऑक्सीजन इधर हो गया 4 और ये 3 दूना से 10, तो इसको भी इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अम्लों की क्रिया धातु सल्फाइडों बाइसल्फाइडों से भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल धातु कार्बोनेटों बाइकार्बोनेटों की तरह ये भी क्रिया, वहां पे अंतर सिर्फ एक, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना क्योंकि यहाँ पे CO3 था और यहाँ पे SO3 है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, अगली प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं अम्लों की क्रिया धातु ऑक्साइडों एवं धातु हाइड्रोक्साइडों के साथ। हाइड्रोक्साइडों के साथ, ऐसे लिख लें हाइड्रोक्साइडों से, ठीक है। तो अभी हम लोग अम्लों की चौथी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोगों को अम्लों की क्रिया किससे करानी है, धातु ऑक्साइड से या धातु हाइड्रोक्साइडों से। जब अम्ल क्षारक अम्लवण का पहला वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें आपको बताया था कि ऑक्साइड किसे कहते हैं, जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बन जाता है धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है क्षारीय, इसीलिए इसको हम लोग जल में डाल रहे हैं तो क्या बन जा रहा था क्षार, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जब किसी यौगिक में OH दिखे, ठीक है, और उसके पहले कोई मेटल लगा हो तो इसको हम लोग बोलेंगे धातु हाइड्रोक्साइड। तो जब किसी यौगिक में O दिखे लास्ट में तो यह ऑक्साइड है, और उससे मेटल लगा है तो मेटेलिक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड है। और जब किसी यौगिक के लास्ट में OH लगा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। और दोनों की प्रकृति चाहे धातु ऑक्साइड हो चाहे धातु हाइड्रोक्साइड, दोनों की प्रकृति कैसी होती है क्षारीय। तो सीधे सीधे कहा जाए कि हम लोग यहाँ पे अम्लों की क्रिया किससे कराने जा रहे हैं, क्षारों से कराने जा रहे हैं। और ये पहली वीडियो में ये बताया गया था कि जब हम लोग क्रिया क्षारों से कराते हैं तो क्या बनता है लवण और पानी। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं लवण के निर्माण में। तो चलिए इसका उदाहरण लेते हैं, पहले इसका सब समीकरण बना लेते हैं। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, ठीक है, या क्या लेंगे आप धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड तो बनेगा क्या, बनेगा लवण और साथ में बनता है पानी। और काफी फेमस अभिक्रिया है ये,
आपको पहले लेसन में भी बताया, डबल डिकम्पोजिशन बताए थे, वहां भी बताए थे कि अम्लीय क्रिया जब हम लोग क्षार से, दोनों का आप क्षार कह सकते हैं। तो अम्लीय क्रिया जब क्षार से करा रहे थे, लवण और पानी बन रहा था, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे इस क्रिया को हम लोग एक और नाम देंगे। जब अम्लीय क्रिया क्षार से, याद रखेंगे क्षार यहाँ पे लिखे नहीं है, बट ये दोनों क्षार ही होते हैं, इन दोनों को क्षार कह सकते हैं। आया बात समझ में? तो जब अम्लीय क्रिया क्षार से कराते हैं और लवण और पानी बनता है, तो इस क्रिया को हम लोग विशेष नाम देते हैं, और वो नाम होता है उदासीनीकरण की क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया? उदासीनीकरण की क्रिया। तो परीक्षा में इसको अलग से पूछता है कि उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है। तो आप बताएंगे कि जब अम्लीय क्रिया क्षार से होती है तो लवण और पानी के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं। ठीक है, आइए इसका एक रासायनिक समीकरण बनाते हैं। अम्ल के रूप में हमने क्या ले लिया? HCl, और अभी हम धातु ऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? Na2O। ये देखिए मेटल है, ऑक्सीजन है, तो धातु ऑक्साइड हो गया। अब जब इन दोनों क्रिया कराएंगे तो ये मेटल इसके नॉन मेटल से जुड़ जाएगा, तो बना लेगा NaCl, और साथ में H इसके O से जुड़ के बना लेगा H2O। बैलेंस कर लेते हैं, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन आपका 1, तो ऑक्सीजन 1। इस तरीके से समीकरण हो गया बैलेंस। क्लियर है? अब जरा क्रिया पे फोकस करिए। ये एक अम्ल है और ये एक धातु ऑक्साइड है। मैंने कहा कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारी होती है, अर्थात एक क्षार की तरह व्यवहार करेगा। तो जब इस क्षार को में डालेंगे तो ये देखिए लवण बन गया। लवण की पहचान मैंने क्या बताई थी कि जिसमें ना हाइड्रोजन हो और ना ही OH हो। ठीक है, जब OH रहता है तो क्षार बोलते हैं, और H रहता है तो अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया आपका लवण। और सबको पता है कि नमक है, ये नमक का सूत्र है, और नमक दुनिया का सबसे फेमस साल्ट है, सबसे फेमस लवण है, इसीलिए इसको इंग्लिश में साल्ट बोला जाता है। ठीक है, अब इसको उदासीनीकरण, तो उदासीनीकरण क्रिया इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं एक दूसरा उदाहरण हाइड्रोक्साइड का लेता हूं तो क्लियर होता है। जैसे हमने लिया H2SO4 और साथ में मैंने लिया NaOH। क्या ले लिया? NaOH। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मेटल इसके नॉन मेटल पार्ट से जुड़ेगा। अभी तक आपको अनुभव हो गया होगा कि कैसे क्रिया हो रही है। तो बनेगा Na2SO4, और ये इसका OH इसके H से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा H2O। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अम्ल की पहचान उसमें हाइड्रोजन होगा, क्षार की पहचान उसमें OH होगा, और जब दोनों क्रिया कराए तो दोनों की पहचान इन दोनों से अलग हो गई। दोनों की पहचान क्या हो गई? इन दोनों से अलग हो गई। तो ये न्यूट्रल हो गए, उदास हो गए, और ये दोनों पहचान मिलके देखिए जल में बदल गया। इसीलिए इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण की या न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया या उदासीनीकरण क्रिया हम लोग इसको कहते हैं। डबल डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, द्विविस्थापन क्रिया में भी इस उदाहरण को आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसका देखिए इसका धन वाला पार्ट इसके ऋण वाले से, इसका धन वाला इसके ऋण वाले से जुड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको अम्ल, प्रमुख अम्ल क्या होते हैं, उनके नाम और सूत्र, उनके जो भी उनसे संबंधित कुछ अन्य पॉइंट थे वो भी बताया गया, और इसके अलावा अम्लों के रासायनिक गुण आपको बताया गया। बोर्ड के एग्जाम में विस्तारित जो प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, जो लंबे प्रश्न आते हैं 7 नंबर या 6 नंबर का, उन प्रश्नों के रूप में अम्लों के रासायनिक गुणों को पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें सारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।